हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ETS सिस्टम। ठीक है, आज हम रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में कि ATP सिंथेसिस की क्रियाविधि को समझाइए। इसके अंतर्गत हम विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। तो आज ATP सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ATP क्या है तथा ATP का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ATP सिंथेसिस को कहते क्या हैं। ठीक है, एक शब्द आता है हमारा क्या, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या, फॉस्फोराइलेशन के नाम से क्वेश्चन आता है। फॉस्फोराइलेशन या फास्फोरिलीकरण जिसे कहते हैं। तो फास्फोरिलेशन जो कहते हैं वे कहते हैं ATP संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, क्या, ATP संश्लेषण की प्रक्रिया को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ATP संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। अब ATP का जो निर्माण होता है, ठीक है, ATP का निर्माण होता है वह हमने 3 स्थानों पर पढ़ा। ठीक है, ATP का निर्माण 3 स्थानों पर होता है। वह होता है, पहला जो होता है वह क्या कहलाता है हमारा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब फोटोफॉस्फोराइलेशन एक प्रकाश फास्फोरीकरण है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ये प्रोसेस जो होती है कहां पर होती है, फोटोसिंथेसिस में। कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है हमारी, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ATP संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दूसरे ATP फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है वह कहाँ होती है, रेस्पिरेशन में। उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अर्थात ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। यह प्रोसेस जो होती है किसके अंतर्गत होती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, कहाँ पर होती है, रेस्पिरेशन श्वसन के अंतर्गत होती है। तीसरी जो होती है प्रोसेस हमारी वह क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट लेवल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इन 3 स्थानों पर 3 प्रकार से 3 स्थानों पर क्या होता है, हमारा ATP संश्लेषण होता है 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत। पहली प्रक्रिया फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जो कि कहां पर होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत। दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ये किसके अंतर्गत होती है, रेस्पिरेशन के अंतर्गत। तीसरी जो होती है वह होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि कहां पर होती है, विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके अंतर्गत इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अर्थात जो 3 प्रक्रियाएं होती हैं हमारी, इसके अंतर्गत ATP संश्लेषण की जो है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ATP संश्लेषण की मैकेनिज्म की बात करते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वह उस पर आते हैं हम कि मैकेनिज्म क्या है। तो ATP संश्लेषण से संबंधित हम 3 थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिज्म से संबंधित कितने सिद्धांत हैं हमारे, 3 थ्योरी हैं, 3 सिद्धांत हैं जिनको हम ATP संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। 3 संश्लेषण जो है वह किन नामों से जाने जाते हैं। पहला जो है वह है हमारा रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, रासायनिक सिद्धांत। रासायनिक सिद्धांत जिसको कहते हैं हम केमिकल थ्योरी। ठीक है, क्या कहते हैं, केमिकल थ्योरी। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा वह है रसोपरासरणी सिद्धांत। ठीक है, कौन सा, रसोपरासरणी सिद्धांत, जिसको किस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, क्या कहते हैं, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। थर्ड जो है, थर्ड सिद्धांत जो है, थर्ड थ्योरी है हमारी संरूपणीय सिद्धांत। ठीक है, क्या है, संरूपणीय सिद्धांत।
जिसको कहते हैं जिसमें हम कन्फर्मेशनल थ्योरी, ठीक है क्या, कन्फर्मेशनल थ्योरी। ये तीन सिद्धांत है हमारे एटीपी सिंथेसिस से संबंधित तीन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत रासायनिक सिद्धांत केमिकल थ्योरी, दूसरा सिद्धांत रसोपरासायनिक सिद्धांत कीमोओस्मोटिक थ्योरी, थर्ड है हमारा संरूपणीय सिद्धांत कन्फर्मेशनल थ्योरी। हम इन तीनों सिद्धांतों को अब डिटेल से पढ़ेंगे कि तीनों सिद्धांत क्या है, इन तीनों सिद्धांत एटीपी संश्लेषण के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट जो सिद्धांत है केमिकल सिद्धांत, केमिकल थ्योरी। फर्स्ट जो थ्योरी है हमारी, ठीक है, क्या है, केमिकल थ्योरी, रासायनिक सिद्धांत या रसायन सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, देखो अब मैं आपको लास्ट वीडियो में ले जाता हूँ, आपको जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था हमने एटीएस सिस्टम। एटीएस सिस्टम में क्या होता था, हमारा जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, एक चेन बनाते हैं हम FMN, ठीक है, FMNH2, ठीक है, जो कि आपस में क्या होते हैं, कन्वर्जन होता है। दूसरा जो होता है हमारा क्या है, यूबिक्विनोन, ठीक है, इससे क्या बनता है, यूबिक्विनोन H2, ये है हमारा, ठीक है। इनके मध्य में क्या आता था, FES, ठीक है, क्या आता है, FES, ठीक है। नेक्स्ट FES, इसके बाद क्या होती थी हमारी साइटोक्रोम की श्रृंखला, ठीक है, क्या होती थी, साइटोक्रोम की श्रृंखला। उसमें कौन कौन से थे, साइटोक्रोम B, ठीक है, साइटोक्रोम B। दूसरा होता था साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। थर्ड होता था साइटोक्रोम C, ठीक है, साइटोक्रोम A, और उसके पश्चात साइटोक्रोम A3, ठीक है, साइटोक्रोम A3। ये हमारी क्या होती थी, श्रृंखला होती थी, इसमें ETS सिस्टम में। इसमें क्या होता था, Fe3+, Fe2+, Fe3+, Fe2+, सॉरी Fe2+, Fe3+, Fe3+, Fe2+, Fe2+, Fe3+। इस प्रकार से जो फेरस आयन होते थे, वह फेरस आयन अपने अपने आयनों में क्या होते थे, परिवर्तनशील होते थे। ये हमारी क्या थी, ETS की श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि जब NADH2 प्रवेश करता है, ठीक है, कौन सा, NAD+। अब इसको ये सिद्धांत है, ये क्या कहता है हमारा, ये सिद्धांत कहाँ पर होता था हमारा, जो माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट की जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये ETS सिस्टम चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो NADH2 है हमारा, क्या है, NADH2 जो है वह हमारा किसमें कन्वर्ट होता था, इसमें रिडक्शन होता है तो NAD+ में, तथा इसके साथ ही क्या निकलते हैं हमारे 2H+ तथा 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकलते हैं, 2H+ तथा 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकलते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहाँ पर प्रवेश करते हैं, हमारे ETS में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पर प्रवेश करते हैं, ETS में प्रवेश करते हैं। ETS में क्या होता है, इनका एक यौगिक से दूसरे यौगिकों में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, एक यौगिक से दूसरे यौगिकों में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे FMNH से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हुए, हमारे यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन से कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, साइटोक्रोम B में, साइटोक्रोम B से कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, साइटोक्रोम C1 में, साइटोक्रोम C1 से C में। इस प्रकार से देखें तो इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, निश्चित रूप से ट्रांसफर होता रहता है। अर्थात ETS से जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वह एक मध्यवर्ती यौगिक से दूसरे मध्यवर्ती यौगिक में होता है। जब यह इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर एक यौगिक से दूसरे यौगिक में होता है, ठीक है, एक यौगिक से दूसरे यौगिक में होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। दोबारा ध्यान से सुने, एक ETS में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वह एक मध्यवर्ती यौगिक से दूसरे मध्यवर्ती यौगिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो
इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, कुछ मात्रा में ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का मुक्त होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है। अब इस निष्कासित ऊर्जा का उपयोग क्या है, यहाँ पर के मध्य किया जाता है। ठीक है, इनकी ऊर्जा का उपयोग जो होता है वो साइटोक्रोम या जो मध्यवर्ती यौगिक है ये करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा उपयोग में होती है, इस ऊर्जा को मध्यवर्ती यौगिक क्या कर लेते हैं, कैचअप कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग मध्यवर्ती यौगिक है किसमें करते हैं, जो हमारा ADP प्लस IP होता है, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इस ऊर्जा का उपयोग इन दोनों को जोड़ने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इन दोनों यौगिकों को जोड़ने के अंतर्गत किया जाता है, जिसके कारण किसका निर्माण हो जाता है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इस एनर्जी का उपयोग किसमें कर लिया जाता है, ATP और IP को युग्मन में किया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, ATP सिंथेसिस का निर्माण होता है, ATP निर्मित होती है। तो यह जो सिद्धांत है वह सिद्धांत क्या कहलाता है, हमारा केमिकल थ्योरी, रसायन थ्योरी। ठीक है, दोबारा से एक लाइन में यदि बोले इसको हम कि रसायन सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार, रसायन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक मध्यवर्ती यौगिक से दूसरे मध्यवर्ती यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का निरंतर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग मध्यवर्ती यौगिक क्या कर लेते हैं, उपयोग करते हैं, और किसमें उपयोग करते हैं, मध्यवर्ती यौगिक ऊर्जा को कैच करके, ठीक है, प्राप्त करके इसका उपयोग ADP और IP को युग्मन में करते हैं, जिससे कारण किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, रसायन सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है हमारा वह कौन सा सिद्धांत है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, सेकंड जो थ्योरी है वह क्या है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसी को 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्य थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, कैसी मान्य, सबसे जो मान्य थ्योरी है, सबसे मान्य जो सिद्धांत है वह कौन सी थ्योरी को माना जाता है, रसोपार्टी सिद्धांत है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी को माना जाता है। यह सिद्धांत जो है किसने प्रपोज किया था, यह सिद्धांत प्रपोज किया था मिशेल ने। ठीक है, किसने प्रपोज किया था, मिशेल ने 1966 में प्रपोज किया था। इन्होंने ये बताया कि रसोपार्टी सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए कि इन्होंने बताया कि जो ATP संश्लेषण के जितने भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, ATP संश्लेषण के जो भी सिद्धांत एंजाइम होते हैं, संश्लेषण से संबंधित या विखंडन से संबंधित, ATP अपघटन या ATP संश्लेषण से संबंधित जो एंजाइम होते हैं, वह एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन पर, कौन सी मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि ATP संश्लेषण में भाग लेते हैं। इनको अलग अलग एंजाइम जो है वह कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, जिनको बोलते हैं हम ATPase। ठीक है, क्या बोलते हैं, ATPase, या इनको कह देते हैं हम सिंथेज। ठीक है, ATP सिंथेज एंजाइम। ठीक है, क्या कहते हैं, ATP सिंथेज एंजाइम या ATP एंजाइम कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन पर या परिकला अवकाश में उपस्थित होते हैं। अब ये थ्योरी क्या कहती है, देखिए कि ये थ्योरी जो है H+ आयनों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, H+ आयनों पर डिपेंड करती है। ये मान लीजिए ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्म, और इधर क्या है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, मैट्रिक्स। अब देखें क्या होता है इसमें, यह सिद्धांत pH पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, pH पर कार्य करता है। ठीक है, pH
pH पर डिपेंड होता है। अब देखें यहाँ पर जो NADH2 निर्मित हुए थे हमारे, जो एसिलेटरी पावर है, हाई ATP एंजाइम्स होते हैं, रिडक्शन रिड्यूस एंजाइम होते हैं, उनसे क्या होता है, इसका अपघटन होता है। ठीक है, अपघटन से क्या मुक्त होते हैं, यहाँ पर 2H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तथा साथ में NAD+ निर्मित होता है। अब मैट्रिक्स में देखिए जो इनर साइड है, ठीक है, कोशिका के इनर साइड जो भी कोशिकांग है हमारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, उसकी इनर साइड के अंदर क्या होता है कि जैसे इसका रिडक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो H+ आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। H+ आयनों की जो कंसंट्रेशन है वह कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है, जिसके कारण इनका जो pH लेवल है वो कैसा हो जाता है, कम। ठीक है, pH लेवल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी तुलना में जो साइटोप्लाज्म है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की ओर जो है H+ की कंसंट्रेशन, ठीक है, वह कैसी होती है, लो हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, लो हो जाती है, तथा जो pH लेवल है वह कैसा हो जाता है, अधिक। pH कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब इसके कारण, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर कोशिकाओं में क्या उत्पन्न हो जाती है, H+ ग्रेडियंट। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, H+ ग्रेडियंट, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की H+ आयनों की प्रवणता हो जाती है, जिसके कारण pH लेवल क्या हो जाता है, इन दोनों साइडों में असंतुलित हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। ये H+ आयनों की सांद्रता pH जो है, इनके ग्रेडियंट्स के कारण क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो कि जैसे यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन के हाई हुए, ये H+ आयन जो हैं, ठीक है, H+ आयन जो हैं ये कहाँ पर जाते हैं, हमारे इन मध्यवर्ती यौगिकों के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले H+ आयनों को, ठीक है, कौन ग्रहण करता है, FMN। कौन ग्रहण करता है, FMN करता है, जिसके कारण ये FMN जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब FMNH2 का पुनः जब FMN में कन्वर्जन होता है तो क्या होता है कि यहाँ से 2H+ कहाँ पर मूव करते हैं, इस साइड में। ठीक है, ये 2H+ कहाँ पर, जैसे FMN से FMNH2 से FN में आया तो यहाँ पर 2H+ क्या होता है, साइटोसोल की ओर, बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे बाहर की ओर मुक्त हुए तो इन आयनों का दोबारा कंसंट्रेशन लेवल जो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, H+ ग्रेडियंट जो होता है असंतुलित हो जाता है। अब ये H+ का पुनः इस दिशा में आना जरूरी होता है। ठीक है, H+ का इस दिशा में आना जरूरी होता है। अब जो ATP संश्लेषण की प्रक्रिया है मैंने 3 जगह पर बताई थी, एक तो FMN के यहाँ पर, एक हमारा यूरोपियन B1 और C1 के यहाँ पर, और दूसरा A और A3 के यहाँ पर बताया था। अब यदि मैं देखूं कि यहाँ पर, ठीक है, H+ आयन को यहाँ पर लिया है उसी तरीके से B और तथा C1 के मध्य में यहाँ आ गया। अब ये 2H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन, तो इस दिशा में या मैट्रिक्स की ओर कैसे आते हैं, तो H+ आयन जो होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इन आयनों के प्रति कैसी होती है, मैंने बताया था अपर्मिएबल। ठीक है, अपर्मिएबल होती है, इसलिए ये आसानी से यहाँ पर मूव नहीं कर सकते। H+ आयनों को मूव कराने के लिए यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, एक प्रोटॉन पंप उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन पंप उपस्थित होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन पंप क्या करते हैं, इन H+ आयनों को एक दिशा से दूसरी दिशा में भेजने का कार्य करते हैं। जैसे H+ आयन जो है प्रोटॉन पंप के थ्रू यहाँ पर क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, H+ आयनों से क्या होगा, जो यहाँ पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, H+ आयनों से मूवमेंट में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तथा यहाँ पर, ठीक है, जो ये F1 कौन है, इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स। मैंने क्या बताया था, ऑक्सीसोम्स होते हैं जो कि प्रोटॉन पंप के रूप में कार्य करते हैं। इस ये F0 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स पर क्या होता है, यहाँ पर ATP सिंथेज एंजाइम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, ATP सिंथेज एंजाइम उपस्थित होता है, जो इसकी ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस ऊर्जा को ग्रहण करने से
जो इस ऊर्जा का उपयोग जो है किसमें कर लिया जाता है, एडीपी और आईपी को जोड़ने में किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारी दूसरी जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है, कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी, कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुने, सर्वाधिक मान्य थ्योरी है ये। ठीक है, किसने दी थी, मिशेल ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि एटीपी सिंथेसिस या एटीपी की अपघटन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं, एटीपी एंजाइम या एटीपी सिंथेज एंजाइम, वो कहाँ पर उपस्थित पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में की अंतःभित्ति इनर मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में कहते हैं जब NADH2 से Na+ अपघटित होता है तो साथ में 2 प्रोटॉन आयन मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं। 2 मुक्त आयन जो होते हैं विभिन्न मध्यवर्ती यौगिकों से मूव करते हैं। जब ये H+ आयन निर्मित होते हैं तो अंदर की ओर, ठीक है, H+ आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आए ये H+ आयन कहाँ पर पहुंचे, साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर साइटोप्लाज्म पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, pH लेवल क्या हो जाता है, इम्बैलेंस होता है तथा H+ आयन प्रवणता निर्मित हो जाती है। H+ आयन क्या होते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में आसानी से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन आयनों के प्रति क्या पाई जाती है, इम्परमेबल होती है। H+ आयनों को एक दिशा से दूसरी दिशा में पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रोटॉन पंप्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, जो कि प्रोटॉन पंप के रूप में कार्य करते हैं। जब ये ऑक्सीसोम्स H+ आयनों को साइटोसोल से मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स से इस दिशा में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इन ऑक्सीसोम्स में क्या पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कि प्रोटॉन आयनों की ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग किसमें कर देते हैं, एडीपी और आईपी को युग्मन में करते हैं, जिसके कारण एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एटीपी सिंथेसिस से संबंधित प्रक्रिया। थर्ड जो प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है थर्ड हमारी। ठीक है, कौन सी है, वह है कन्फर्मेशनल थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी, कन्फर्मेशनल थ्योरी। कन्फर्मेशनल थ्योरी, ठीक है, संरूपणीय सिद्धांत। ये सिद्धांत भी क्या कहता है, ये सिद्धांत ऊर्जा युग्मन से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने बताया कि एडीपी और आईपी कुछ मात्रा का उपयोग करके, ठीक है, एडीपी और आईपी कुछ मात्रा का, कुछ ऊर्जा की मात्रा का उपयोग करते हैं तथा आपस में जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात यह जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, ऊर्जा युग्मन से संबंधित है। ठीक है, एक लाइन याद रखनी है हमको कि यह सिद्धांत जो है ऊर्जा युग्मन से संबंधित है, अर्थात एडीपी और आईपी ऊर्जा का उपयोग करके आपस में युग्मित हो जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। तो ये 3 थ्योरी है हमारी एटीपी सिंथेसिस से संबंधित, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वह क्या है, कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, ये है एटीपी सिंथेसिस से संबंधित सिद्धांत। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है, छोटा सा टॉपिक है हमारा, वह है श्वसन गुणांक। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह क्या है, श्वसन गुणांक। ठीक है, जिसको किससे व्यक्त करते हैं हम, RQ से। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं हम, तो देखो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 का तो निष्कासन होता है और ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को, ठीक है, निर्मुक्त CO2 के आयतन और तथा उपयोगी O2 के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, RQ कहते हैं या श्वसन गुणांक कहते हैं। RQ को हम यदि एक समीकरण लिखना चाहें, एक लाइन लिखना चाहें, तो RQ क्या है, श्वसन गुणांक क्या है कि निर्मुक्त, ठीक है, निर्मुक्त CO2 का आयतन, निर्मुक्त CO2 का आयतन बटे उपभुक्त, ठीक है, उपभुक्त O2 का आयतन। ठीक है, उपभुक्त O2 का आयतन। ठीक है, निर्मुक्त CO2 का आयतन तथा उपभुक्त यानी
अनुपात को, ठीक है, क्या कहा जाता है? श्वसन गुणांक कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जो सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जितने भी सबस्ट्रेट हैं हमारे, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी का जो श्वसन गुणांक होता है वह क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पहला यदि देखें हम कि कार्बोहाइड्रेट, किसका? कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू होता है, ठीक है, श्वसन गुणांक जो होता है सदैव कितना होता है? 1। ठीक है, ऑलवेज कितना होता है? 1, 1 होता है। ठीक है, याद रख लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं श्वसन गुणांक पर, कंपटीशन एग्जाम में मिल जाते हैं, और आधे नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक होता है सदैव कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 पाया जाता है। दूसरा जो होता है हमारा फैट अर्थात वसा, वसा का जो आरक्यू होता है, श्वसन गुणांक होता है, वो हमेशा सदैव कैसा होता है? 1 से कम। ठीक है, सदैव किससे कम होता है? सदैव 1 से कम पाया जाता है। तीसरा यदि देखें हम किसका? प्रोटीन का, ठीक है, किसका? प्रोटीन का जो आरक्यू होता है, श्वसन गुणांक होता है, वह भी फैट की तरह कैसा होता है? 1 से कम होता है। ठीक है, वह भी फैट की तरह प्रोटीन का जो आरक्यू है सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें है वसा से सदैव अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा? वसा से सदैव अधिक होगा। ठीक है, होता तो 1 से कम ही है, लेकिन वसा से कैसा होता है? अधिक होता है। तीसरा फोर्थ देखें कार्बोनिक एसिड्स का, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का जो आरक्यू होता है, ठीक है, कार्बनिक अम्लों का जो आरक्यू होता है वो सदैव कैसा होगा? 1 से अधिक। ठीक है, कैसा होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, चौथा यदि देखें हम, पांचवा सक्सुलेंट प्लांट। ठीक है, सक्सुलेंट प्लांट अर्थात सक्सुलेंट प्लांट का मतलब है सरस या मांसल पादपों में, ठीक है, सरस या मांसल पादपों का जो आरक्यू होता है, ठीक है, सरस या मांसल पादपों का जो आरक्यू होता है सदैव कितना पाया जाता है? 0। ठीक है, हमेशा कितना होता है? 0 होता है। याद रख लेना, सक्सुलेंट प्लांट, सरस या मांसल पादपों का जो आरक्यू होता है, श्वसन गुणांक होता है, सदैव कितना पाया जाता है? आरक्यू 0 होता है। और एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितने कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मांसल पादपों का आरक्यू कितना होता है। तीसरा नेक्स्ट जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कि जितने भी मैच्योर या जर्मिनेटेड, ठीक है, मैच्योर या जर्मिनेटेड जो सीड्स हैं, ठीक है, परिपक्व या अंकुरित बीजों का जो आरक्यू होता है वह सदैव कितना होता है? 1 से अधिक। ठीक है, कितना होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, यानी 1 से बहुत अधिक होता है, कार्बनिक एसिड से भी अधिक होता है। ठीक है, 1 से बहुत अधिक माना जाता है। नेक्स्ट जो है वह हमारा आरक्यू वह है एनाएरोबिक कंडीशंस में, ठीक है, जो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत, ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, अवायवीय श्वसन में आरक्यू कितना पाया जाता है? श्वसन गुणांक कितना होता है? तो यह भी कितना होता है? 1 से बहुत अधिक। ठीक है, कितना होता है? 1 से बहुत अधिक होता है, 2, 3 कितना भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा एनाएरोबिक कंडीशन में श्वसन गुणांक पाया जाता है। तो ये कुछ पदार्थों के श्वसन गुणांक है हमारे पास। ठीक है, इनको याद करना, आधे नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। दोबारा से देखें श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, एक बार और देख लेते हैं। श्वसन गुणांक किसे कहेंगे? कि श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत निश्चित दाब पर, ठीक है, नियत कंडीशन पर निर्मित CO2 का आयतन तथा उपरोक्त O2 के आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? श्वसन गुणांक कहा जाता है। अलग अलग पदार्थों का आरक्यू सदैव अलग अलग होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू सदैव 1 होगा। ठीक है, ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सदैव 1 होता है। वसा का आरक्यू सदैव 1 से कम होगा। प्रोटीन का भी सदैव 1 से कम होगा, लेकिन वसा से अधिक होता है। कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक
सरस पादपों का कितना होता है, 0 होता है। मैच्योर परिपक्व या अंकुरित बीजों का 1 से अधिक होता है तथा अवायवीय श्वसन के अंतर्गत भी 1 से बहुत अधिक आर्किक पाया जाता है। तो यह है हमारा आज एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म और श्वसन गुणांक। ठीक है, आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, एक तो मैकेनिज्म एटीपी सिंथेसिस की और दूसरा क्या पढ़ा हमने, श्वसन गुणांक। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी तो यूनिट का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है एंजाइम। क्या है, एंजाइम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।